गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम वर्गीकरण जो है वो पढ़ रहे थे। वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए देखिए वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। मैंने आपको पहले भी जब हमने स्टार्ट किया तब भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी पादप की पहचान, उसका नामकरण और वर्गीकरण करने का जो वर्गीकरण जो अध्ययन करते हैं वो हम टैक्सोनॉमी विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। अब देखिए वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो एक तो पादपों का एक सही तरीके से रखरखाव करने के लिए, उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, पादपों में आपसी सह संबंधों की जानकारी के लिए, ठीक है, उसके बाद जो है पादप जातियों का किस तरह से उद्विकास हुआ, उनका विकास कैसे हुआ, उसकी जानकारी भी हमें वर्गीकरण के माध्यम से मिलती है। वर्गीकरण पद्धतियां जो है मुख्यतः तीन प्रकार की हैं। तीन प्रकार की कौन कौन सी हैं, एक बार आप देख लीजिए। नंबर एक कृत्रिम वर्गीकरण, नंबर दूसरा है आपका प्राकृतिक वर्गीकरण, नंबर तीसरा है आपका जातिवृत्तीय वर्गीकरण। मैं इसके बारे में पहले भी आपको थोड़ा बता चुका हूं, ठीक है, अब भी एक बार देख लीजिए आप। कृत्रिम वर्गीकरण क्या है। कृत्रिम वर्गीकरण वह वर्गीकरण है जो पादप के कुछ भागों के या जैसे पुष्पीय के आधार पर, उनके पुंकेसरों के आधार पर जो मानव द्वारा दिया जाने वाला जो वर्गीकरण है वो कृत्रिम वर्गीकरण है। सबसे पहले कृत्रिम वर्गीकरण जो है वो लिनियस ने दिया था। ठीक है, लिनियस ने पादपों के पुष्प जो है उनके पुंकेसरों के आधार पर वर्गीकृत किया इसको, इसलिए इसे कृत्रिम वर्गीकरण के आधार पर देखा जाता है। प्राकृतिक वर्गीकरण प्रकृति में जिस तरह का पादप दिख रहा है, प्रकृति जिस तरह से वो सहसंबंध स्थापित कर रहा है उनमें समानताएं क्या दिख रही है, पादप कैसा है, किन पादपों से मेल खा रहा है, कौन से कुल से मेल खा रहा है, कौन से पादपों के जैसा दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर जो वर्गीकरण है वो कृत्रिम वर्गीकरण है। कृत्रिम वर्गीकरण का हम जो पढ़ते हैं हमारे टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, उसमें हम बेंथम हुकर के द्वारा दिया हुआ वर्गीकरण जो है हम पढ़ते हैं, जो कि सरमैन विधि में मैन है। ठीक है, उसके बाद आता है जातिवृत्तीय वर्गीकरण। देखिए मैंने उस दिन भी आपको बताया था, शुरुआत की थी जब। जातिवृत्तीय वर्गीकरण क्या है, पादपों के उद्विकास से लेकर के आज तक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होना, पूरी जानकारी प्राप्त करना जो है जातिवृत्तीय वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, इनमें आनुवंशिक हो गई, उनकी आणविक हो गई, उनकी संरचनात्मक हो गई, उनकी आकार की हो गई, उनकी बाह्य एवं आंतरिक लक्षण, दोनों लक्षणों के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वो हमारा जातिवृत्तीय वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम जो वर्गीकरण पढ़ते हैं वो सरमैन वर्गीकरण जो है वो बेंथम हुकर का वर्गीकरण पढ़ते हैं। देखिए मैं बता दूं, बेंथम हुकर दोनों वैज्ञानिक थे, बेंथम और हुकर। ठीक है, जिन्होंने ये प्राकृतिक वर्गीकरण दिया, इन्होंने क्या किया, पूरे पादप जाति को फेनरोगैम्स डिवीजन के अंतर्गत रख दिया। किसके अंदर, फेनरोगैम्स के अंदर रखा। इन्होंने फेनरोगैम्स डिवीजन जो है उसको तीन क्लासों में बांटा। कौन कौन सी, नंबर एक डाइकोटिलेडनी, जिम्नोस्पर्म और नंबर तीसरा है मोनोकोटिलेडनी। तीन क्लासों में द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म और एकबीजपत्री। ठीक है, अब ये जिम्नोस्पर्म को बीच में रखना बेंथम हुकर की, अब मैं आपको आगे बताऊंगा, इसके गुण दोष पढ़ाऊंगा जब। बेंथम हुकर की सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने एक द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री के बीच में जिम्नोस्पर्म को रख दिया। इन्होंने तीन क्लास बांटी, डाइकोटिलेडनी, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलेडनी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद जो है इन्होंने इन क्लासों को सब क्लास में वर्गीकृत किया। तो जो डाइकोटिलेडनी है उनको इन्होंने तीन सब क्लास में बांटा, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। कितनी सब क्लासों में, तीन सब क्लासों में, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, पॉलीपेटली को इन्होंने तीन सीरीज में बांटा, थैलेमीफ्लोरी, डिक्सीफ्लोरी और कैल्सिफ्लोरी। थैलेमीफ्लोरी, डिक्सीफ्लोरी और कैल्सिफ्लोरी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने गैमोपेटली को तीन सीरीज में बांटा। कौन कौन सी, इन्फेरी, हेटेरोमेरी, बाइकार्पेलिटी। इन्फेरी, हेटेरोमेरी और बाइकार्पेलिटी। ठीक है, इन्होंने इनको तीन सब क्लास में बांटा, तीन सीरीज में बांटा। और मोनोकोटिलेडनी जो है इसको इन्होंने 7 सीरीज में बांटा। कितनी सीरीज में, 7 सीरीज। नंबर एक करमेम्ब्री, कौन सी नंबर है, करमेम्ब्री। नंबर दूसरी है मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिसी, मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिसी।
तीसरी है मल्टी एब्यूलेट टेरेस्ट्रस, मल्टी एब्यूलेट टेरेस्ट्रस। चौथी है आपकी माइक्रो एम्ब्री, माइक्रो एम्ब्री। और पांचवी डेफनेल्स, कौन सी है? डेफनेल्स। छठी है आपकी एक्लोमाइडोस्पोरी, एक्लोमाइडोस्पोरी। और सातवीं आपकी यूनिसेक्सुअल्स। इन्होंने इसको 7 सीरीज में बांटा। एक बार फिर आप समझ लीजिए, डाइकोटिलेडनी जो है क्लास को इन्होंने 3 सब क्लास में बांटा। नंबर 1 पॉलीपेटली, नंबर 2 गेमोपेटली और नंबर 3 मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, इन्होंने पॉलीपेटली जो है इसको 3 सीरीज में बांटा, थैलेमिफ्लोरी, डिक्सीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। थैलेमिफ्लोरी, डिक्सीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। ठीक है, गेमोपेटली को 3 सीरीज में बांटा, इनफेरी, हेटेरोमेरी, बाइकार्पोलेटी। इनफेरी, हेटेरोमेरी, बाइकार्पोलेटी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मोनोक्लेमाइडी को 7 सीरीज में बांटा। कौन कौन सी हैं? करमेम्ब्री, नंबर 1 करमेम्ब्री, मल्टी ओवुलेट एक्वाटिसी, मल्टी ओवुलेट टेरेस्ट्रस, मल्टी माइक्रोएम्ब्री, डेफनेल्स और एक्लोमाइडोस्पोरी और यूनिसेक्सुअल्स। इस तरह से इन्होंने डाइकोटिलेडनी को जो है इस प्रकार से सीरीज के अंतर्गत बांटा। अब सीरीज में उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनको ऑर्डर्स में बांटा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो आपकी थैलेमिफ्लोरी है इसमें 6 ऑर्डर को संगत किया, 6 ऑर्डर्स, 6 ऑर्डर्स में बांटा थैलेमिफ्लोरी को। ठीक है, डिक्सीफ्लोरी जो है इसको इन्होंने जो है वो 4 ऑर्डर में बांटा। कितने ऑर्डर? 4 ऑर्डर्स। ठीक है, अभी कैल्सीफ्लोरी जो है इसको इन्होंने 5 ऑर्डर में बांटा। इन्होंने क्या किया, सबसे पहला जो ऑर्डर लिया, सबसे पहला जो ऑर्डर लिया इन्होंने वो लिया रेनेल्स। कौन सा लिया? रेनेल्स। रेनेल्स जो है इन्होंने प्रथम ऑर्डर जो है वो रेनेल्स को लिया। ये इनकी सबसे बड़ी अच्छी खासियत रही कि रेनेल्स को इन्होंने सबसे प्रिमिटिव मतलब सबसे आगे में रखा, सबसे पहले रखा। थैलेमिफ्लोरी के अंदर प्रथम जो ऑर्डर लिया वो रेनेल्स लिया। ठीक है, उसके बाद इनफेरी, इनफेरी को इन्होंने क्या किया, 4 ऑर्डर में बांटा। ठीक है, इनफेरी को 4 ऑर्डर में बांटा। हेटेरोमेरी जो है उसको 3 ऑर्डर में बांटा, 3 ऑर्डर्स। ठीक है, उसके बाद बाइकार्पोलेटी को उन्होंने 4 ऑर्डर में बांटा, बाइकार्पोलेटी को 4 ऑर्डर में बांटा। ठीक है, ये डायरेक्ट उन्होंने सीरीज में ले लिया उन्होंने। उसके बाद जो है जिम्नोस्पर्म का क्या किया इन्होंने, जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण आगे नहीं किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मोनोकोटिलेडनी जो है उसको 7 सीरीज में बांटा। 7 सीरीज के अंतर्गत देखिए, प्रथम है श्रेणी जो है, पहली श्रेणी है इसकी माइक्रोस्पर्मी। पहली कौन सी है? माइक्रोस्पर्मी। दूसरी है एपिगाइनी, दूसरी है आपकी एपिगाइनी। तीसरी है आपकी कोरोनेरी, तीसरी कौन सी है आपकी? कोरोनेरी। ठीक है, चौथी है आपकी कैलिसिनी, चौथी है कैलिसिनी। पांचवी है यूडिफ्लोरी, छठी है आपकी एपोकार्पी और सातवीं आपकी ग्लोमेसी। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, मोनोकोटिलेडनी को इन्होंने 7 सीरीज में बांटा, माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनेरी, कैल्सिनी, न्यूडिफ्लोरी, एपोकार्पी और ग्लूमेसी। ठीक है, इस तरह से जो है बेंथम और रूगर ने जो है फेनोलॉजेंस को टोटल 3 क्लास में बांटा। पहली है आपकी डाइकोटिलेडनी, दूसरी है आपकी जिम्नोस्पर्म, तीसरी है आपकी मोनोक्लेमाइडी सॉरी मोनोकोटिलेडनी। ठीक है, इन्होंने डाइकोटिलेडनी को 3 सब क्लास में बांटा, पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, पॉलीपेटली उन्होंने 3 सीरीज में बांटा, थैलेमिफ्लोरी, डिक्सीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। इसी प्रकार इन्होंने गेमोपेटली को 3 सीरीज में बांटा, इनफेरी, हेटेरोमेरी, बाइकार्पोलेटी। इस तरह इन्होंने मोनोकोटिलेडनी को 7 सीरीज में बांटा, करमेम्ब्री, मल्टी ओवुलेट एक्वाटिसी, मल्टी ओवुलेट टेरेस्ट्रस, माइक्रोएम्ब्री, डेफनेल्स, एक्लोमाइडोस्पोरी और यूनिसेक्सुअल्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मोनोकोटिलेडनी को जो है 7 सीरीज में बांटा, माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनेरी, कैलिसिनी, न्यूडिफ्लोरी, एपोकार्पी और ग्लूमेसी। इस तरह से जो इनका वर्गीकरण किया, इन्होंने जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण नहीं किया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, प्रथम सबसे पहले जो कुल लिया, गण लिया वो लिया रेनेल्स। रेनेल्स को सभी वैज्ञानिक पूरी वर्गीकरण विज्ञान में रेनेल्स को सबसे प्रिमिटिव माना गया है, सबसे पुराना माना गया है। ये जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही। ठीक है, इन्होंने थैलेमिफ्लोरी को 6 ऑर्डर में, डिक्सीफ्लोरी को 4 ऑर्डर में और कैल्सीफ्लोरी को 5 ऑर्डर में बांटा, इनफेरी को 4 ऑर्डर में, हेटेरोमेरी को 3 ऑर्डर में और बाइकार्पोलेटी को 4 ऑर्डर में बांटा। इस प्रकार इन सीरीज को उन्होंने नहीं बांटा, इनको उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए इसकी क्या तो दोष रहे
और क्या इसके गुण रहे, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। देखिए बेंथम और हुकर की प्रणाली के जो मुख्य गुण और दोष थे वो आप बता दो। पहली बात, सबसे बड़ा जो गुण था इसका वो है, इन्होंने जो है प्रत्येक वंश और जाति का जो वर्गीकरण किया वो प्रादर्शों के आधार पर, अर्थात मैंने आपको बताया स्पीसी मैंने जो आपको बताए थे, कौन से में हर्बेरियम सीड जो है वो मैंने आपको बताई थी उस दिन, फ्लोरा जो मैंने आपको बताए थे उस दिन, उसके हिसाब से इन्होंने इनका वर्गीकरण किया, ठीक है। दूसरा जो है प्रायोगिक दृष्टि से यह बहुत सुविधाजनक है, ठीक है, ऐसा ये प्रयोग के आधार पर बनाया गया दिया हुआ वर्गीकरण है। तीसरी बात जो है द्विबीजपत्री में सबसे पहले इन्होंने रेनेल्स कल को रखा, मैंने आपको बताया रेनेल्स कल को रखा, जो कि सबसे प्रिमिटिव सबसे आद्य माना जाता है, ठीक है। चौथी बात जो है इसमें यह है कि ये एकबीजपत्री जो है इन्होंने एकबीजपत्री पादपों को द्विबीजपत्री पादपों के बाद में रखा, ठीक है। और एक और चीज बता दूं आपको मैं, ये जो है इंग्लैंड और भारत के वनस्पति जो उद्यान है उनके संग्रहालय में उनके आधार पर दिया हुआ वर्गीकरण है। ये तो इसकी गुण। अब दोष क्या है, पहला दोष तो यही है कि इन्होंने क्या किया, एक द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री के बीच में इस जिम्नोस्पर्म को रख दिया, जो कि बिल्कुल पूर्णतः असंगत है, ठीक है। दूसरा जो है इन्होंने क्या किया कि पादपों को एक या दो लक्षणों के आधार पर इन्होंने कृत्रिम वर्गीकरण को देखते हुए जो है इसका वर्गीकरण किया, जो कि पूर्णतः रूप से उचित नहीं है, ठीक है। अर्थात जो पाद नजदीक कुल थे वो भी क्या हो गए, आपस में दूर हो गए, ठीक है। ये जो है इसके दोष है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपना इसमें जाति वृत्ति वर्गीकरण में जो है वो सबसे जो माना हुआ जो वर्गीकरण है वो आता है आपका एंगलर और प्रिंटल के द्वारा दिया हुआ वर्गीकरण, जो हम पढ़ेंगे कल। ओके, थैंक यू।